पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, उसकी जड़ें जमीन में ही होती है। एक बेटे ने सब कुछ हासिल किया, नाम, इज्जत, ओहदा, लेकिन एक दिन जब दरवाज़ा खुला तो सब कुछ बदल चुका था। क्या हुआ उस घर में जहाँ कभी माँ की हंसी और पिता की दुआएं गूंजती थी। दोस्तों, कहानी पूरी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए। एक शहर में नई कॉलोनी की एक शांत गली में हल्की धूप दीवारों पर झुक रही थी। हवा में सरसों के तेल की गंध और दूर मंदिर की घंटी की आवाज़ घुली हुई थी। उसी गली के एक छोटे से मकान में रहते थे प्रदीप जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी। प्रदीप जी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। चेहरे पर झुर्रियों की रेखाओं में अनुभव लिखा था और आंखों में बस एक सपना, मेरा बेटा आकाश कुछ बड़ा बने। लक्ष्मी जी हर सुबह पूजा के बाद चूल्हे के पास बैठकर शांत स्वर में कहती, हे ठाकुर जी, हमारी जिंदगी में चाहे अंधेरा रहे पर हमारे बेटे की राह हमेशा रोशन बनाना। घर साधारण था मगर दीवारों पर उम्मीद की खुशबू बनती थी। तनख्वाह छोटी थी पर आकाश की पढ़ाई कभी रुकी नहीं। प्रदीप जी ने सालों तक एक ही जोड़ी जूते पहने, चश्मे की टूटी डंडी पर धागे से बांधा, बस ताकि बेटा नई किताबें पढ़ सके। लक्ष्मी जी ने अपनी शादी के सोने के झुमके तक बेच दिए और जब मोहल्ले की औरतें ताना देती, बहन तेरे पास पहनने को कुछ नहीं, बचा क्या है तेरे पास, वो बस मुस्कुरा देती, मेरे पास मेरा सपना है जो एक दिन पूरे मोहल्ले को रोशन करेगा। आकाश भी कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में पिता का संघर्ष और माँ का विश्वास जलता था। वह देर रात तक पढ़ाई करता, थकी आंखों के नीचे दबी नींद भी जैसे उसकी मेहनत के आगे हार जाती, और जब थक कर किताबों पर सर झुका देता तब लक्ष्मी जी उसकी पलकों को सहलाते हुए कहती, सो जा बेटा, पर हार मत मारना, हमारे दिन ज़रूर बदलेंगे। वक्त को पंख लगे और वह दिन भी आ गया जब पूरी गली झूम उठी। अखबार में छपी बड़ी सी हेडलाइन, स्थानीय युवक आकाश बना उच्च पदस्थ अधिकारी। लक्ष्मी जी के आंगन में मिठाइयाँ बट रही थी और प्रदीप जी की आंखों में चमक थी जो बरसों बाद लौटी थी। प्रदीप जी ने कांपते ओठों से कहा, बेटा आज मेरे जीवन की तपस्या सफल हुई। आकाश ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, बाबूजी, अगर मैं सूरज बना हूँ तो आप दोनों मेरी रोशनी हैं। समय धीरे धीरे अपनी चाल में चलने लगा। आकाश की पोस्टिंग, नए शहर, बड़ी गाड़ियाँ और चमकदार दफ्तर, सब कुछ बदल गया। और एक दिन घर में बारात उतरी। आकाश की शादी थी। नीता एक बड़े खानदान की पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की। लक्ष्मी जी की आंखों में खुशी के साथ गर्व भी था। अब मेरी बहू नहीं, बेटी आई है, उन्होंने मन ही मन कहा। शादी की रात जब आकाश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, तो लक्ष्मी जी की आंखें झलक गई। उन्हें लगा अब बुढ़ापा आसान होगा, अब थकान में भी सहारा मिलेगा। लेकिन नियति की चाल सबसे खामोश होती है। कुछ ही महीनों में नीता की मुस्कुराहटों के पीछे झुंझलाहट छुपने लगी। एक शाम उसने आकाश से कहा, तुम्हारे ऑफिस के दोस्त तो बंगले में रहते हैं, उनकी पत्नियां क्लब जाती है और मैं इस पुराने मोहल्ले में तुम्हारे माता पिता के साथ। आकाश चुप रहा। उसने नीता की आंखों में देखा। वहाँ प्यार नहीं, बस स्टेटस की चिंता थी। रात में जब घर की बत्तियाँ बुझी, प्रदीप जी ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा जड़ें मिट जाए तो पेड़ सूख जाते हैं। माँ बाप तेरे जीवन की जड़ है, इन्हें कभी मत काटना। आकाश बस सिर झुकाए खड़ा था। कहने को बहुत कुछ था मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। और उस रात जब सब सो गए, वह खिड़की के पास बैठा देर तक सोचता रहा। माँ के कांपते हाथ, पिता की सच्ची मुस्कान और नीता का कठोर चेहरा, तीनों एक साथ उसकी आत्मा पर चोट कर रहे थे। बाहर हल्की बूंदें गिरने लगी थी और घर की दीवारें जो बरसों से प्यार में डूबी थी, पहली बार तन्हाई से गीली हो उठी। आकाश के जीवन में अब वो मोड़ आने वाला था जो हर रिश्ते की परिभाषा बदल देता है। सुबह की पहली किरण ने घर की दीवारों को छुआ, लेकिन उस घर में अब वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। कभी रसोई से लक्ष्मी जी की हंसी गूंजती थी। प्रदीप जी अखबार पढ़ते हुए ऊंची आवाज़ में कोई खबर सुनाते थे।
और आकाश अपनी माँ की चाय की प्याली थाम कर कहता, माँ आपकी बनी चाय से दिन बन जाता है। अब वो आवाज़ें गुम हो गई थी। नीता को सुबह की पूजा की घंटियाँ खटकती। मम्मी जी, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। अभी कौन इतनी सुबह अगरबत्ती जलाता है। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती थी पर ओठ सिले रहते। प्रदीप जी धीरे से पत्नी को देखते और कहते, उसे वक्त लगेगा लक्ष्मी, नई दुनिया से आई है, हम बस धैर्य रखें। पर धैर्य भी आखिर कब तक। धीरे धीरे आकाश भी बदलने लगा। वो अब पहले की तरह दरवाजे पर खड़े होकर नहीं पुकारता, माँ बाबूजी मैं आ गया। अब सीधा अपने कमरे में चला जाता जहाँ नीता उसका इंतज़ार करती। लिपस्टिक की हल्की गंध, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और दीवारों पर उनकी तस्वीरें। माँ बाप के लिए अब बस एक दरवाज़ा बचा था जो बंद रहता था। कभी कभी प्रदीप जी खिड़की से झांकते और मन ही मन सोचते, जिस बच्चे की हर सांस में हमने उम्मीदें बोई वो बस हमारे बीच होते हुए भी कितना दूर हो गया है। और लक्ष्मी जी तकिए में चेहरा छुपाकर रात भर रोती। उनकी आंखों की लकीरों में अब थकान नहीं, विरक्ति उतर आई थी। एक शाम जब आकाश ऑफिस से लौटा, नीता ने अपना स्वर ठंडा रखा, देखो आकाश, तुम्हारे सारे साथी अपने अपने माता से अलग रहते हैं, सबका अपना स्पेस होता है, तो हम क्यों नहीं। पर नीता, वो मेरे माँ बाप है। हाँ है, लेकिन उनकी सोच अब हमारे बीच दखल बन रही है। मैं यहाँ घुट रही हूँ। आकाश चुप रहा। उसकी आंखों में तूफान था मगर शब्दों की नाव डूब चुकी थी। रात में जब सब सो गए, उसने खिड़की के बाहर देखा। वही मोहल्ला, वही सड़क, वही पीली रोशनी, पर दिल में एक गहरा अंधेरा। उसे याद आया जब छोटा था और पिता की उंगली पकड़कर स्कूल जाता था, तब पिता हर मोड़ पर कहते, बेटा रास्ते चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, पीछे मुड़कर देखना मत भूलना। पर अब वो खुद उस मोड़ पर खड़ा था जहाँ पीछे मुड़ना आसान नहीं था। अगली सुबह जब चाय की भाप हवा में घुली, लक्ष्मी जी ने बेटे से धीरे से कहा, बेटा अगर हमारे होने से तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ बढ़ रहा है तो हमें बता दो, हमें तेरी खुशी सबसे प्यारी है। आकाश बस सिर झुकाकर बोला, माँ ऐसा मत कहो। पर उसके स्वर में आत्मविश्वास नहीं, अपराध बोल रहा था। नीता अब खुलकर बात करने लगी थी। आकाश, मुझे ये घर, ये गली, ये लोग सब पुराने लगते हैं। तुम्हारा नाम ऊंचा है पर तुम्हारा रहन सहन उस इज्जत के लायक नहीं। आकाश के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वो अपनी माँ की आंखों में झांक नहीं पा रहा था। वो दिन आया जब उसने अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लिया। एक शाम उसने अपने माता पिता को कमरे में बुलाया। आवाज़ काँप रही थी मगर स्वर ठंडा था। माँ बाबूजी, मैंने बहुत सोचा है। नीता को यहाँ दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आराम से रहें। मैंने आप लोगों का नाम शांति निकेतन वृद्धाश्रम में लिखवा दिया है। वहाँ आपको बेहतर देखरेख मिलेगी। भाग्य नहीं प्रदीप जी, ये बेटे की भूल है, पर शायद एक दिन उसे भी हमारी कमी महसूस होगी। अगले ही महीने लक्ष्मी जी की सेहत गिरने लगी। कमज़ोर शरीर, बुझती आँखें और ठंडी हथेलियाँ। डॉक्टर ने कहा इनका दिल बहुत कमज़ोर है, इन्हें आराम और खुशी की ज़रूरत है। प्रदीप जी सोच में पड़ गए। आराम तो दे सकता हूँ पर खुशी कहाँ से लाऊं। उन्होंने उसी शाम आकाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन बजता रहा और फिर कट हो गया। दोबारा किया और इस बार उधर से ठंडी आवाज़ आई, बाबूजी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रदीप जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो। लेकिन कॉल बीच में ही कट गई। कुछ पल तक प्रदीप जी फ़ोन की स्क्रीन देखते रहे, जैसे उम्मीद की लकीर धीरे धीरे बूझ रही हो। अगले दिन लक्ष्मी जी का बुखार बहुत बढ़ गया। वह बिस्तर पर लेटी थी और उनके ओठों पर बस एक नाम था, आकाश। प्रदीप जी पास थे, आंखों में आंसू और आवाज़ में टूटन। लक्ष्मी हिम्मत रखो, मैं फिर फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फिर कॉल किया। इस बार आंखों से आंसू टपकते हुए उधर से बस इतना जवाब आया, बाबूजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, मम्मी का ध्यान रखिए। प्रदीप जी का दिल जैसे चूर चूर हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से लक्ष्मी की हथेली थामी और बोले, लक्ष्मी वो कह रहा है कि वो व्यस्त है, पर तुम हिम्मत रखो, मैं यही हूँ। लक्ष्मी ने आंखें खोली। उन आंखों में अब उजाला नहीं, बस आखिरी उम्मीद थी, आकाश। प्रदीप जी,
लगता है मेरी सांसें अब थक गई है। मैं सोचती थी मरते वक्त बेटे का चेहरा देखूंगी, पर शायद भगवान ने वो सुख भी नहीं लिखा। प्रदीप जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ऐसा मत कहो लक्ष्मी, वो आएगा, जरूर आएगा। लेकिन नियति ने भी जैसे आंखें फेर ली थी। उस रात वृद्धाश्रम की खिड़की के बाहर बरसात शुरू हो गई। दीवारों पर टपकते पानी की बूंदें किसी की सिसकी जैसे लग रही थी। और उसी रात लक्ष्मी जी की सांसें थम गई। उनकी आंखें खुली थी, दरवाजे की ओर टिकी हुई, जैसे आखिरी पल तक बेटे के आने की उम्मीद बाकी हो। प्रदीप जी ने उनका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बस इतना कहा, तू चली गई लक्ष्मी, पर तेरी आंखों में अब भी इंतजार है। सुबह जब बाकी लोग जुटे, वृद्धाश्रम के गलियारों में एक सन्नाटा था। हर कोई बस यही कह रहा था, माँ चली गई, पर बेटा नहीं आया। सुबह का सूरज धीरे धीरे उस शहर की गलियों में फैल रहा था, लेकिन शांति निकेतन वृद्धाश्रम के बाहर खड़ी एक सफ़ेद एम्बुलेंस के आसपास एक अलग ही खामोशी थी। अंदर सफ़ेद चादर में लिपटी लक्ष्मी का देह था, शांत, स्थिर और फिर भी जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। प्रदीप जी बेंच पर बैठे थे, आंखें सुनी, हथेलियों पर माथा टिकाए। उनके ओठों से सिर्फ एक टूटी सी फुसफुसाहट निकली, लक्ष्मी तू चली गई, लेकिन उसे देखे बिना कैसे चली गई तू? वृद्धाश्रम के अधीक्षक ने कांपते स्वर में कहा, सर हमने आपके बेटे को फ़ोन किया था। अब जाकर उसने कहा कि वो रास्ते में है। प्रदीप जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की किरणें फीकी लग रही थी। कुछ घंटों बाद एक काली कार वृद्धाश्रम के गेट के पास रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आया आकाश। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और होठ सूखे। वो जल्दी जल्दी अंदर भागा, लेकिन वहाँ जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसकी माँ, वही माँ जिसने उसे जीवन दिया, जिसके त्याग पर उसकी सफलता खड़ी थी, आज सफ़ेद कपड़े में लिपटी चुपचाप पड़ी हुई थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, कांपते हुए हाथ से उनका चेहरा छुआ। माँ उठो ना माँ, देखो मैं आ गया हूँ, बस थोड़ा देर हो गई। माँ प्लीज़ आंखें खोलो। पर वहाँ सिर्फ खामोशी थी। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक अब चीख जैसी लग रही थी। आकाश की आवाज़ फूट पड़ी, माँ तुमने तो कहा था कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब तुम सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दोगी। देखो ना माँ, मैं बड़ा तो बन गया, लेकिन तुम चली गई बिना मेरी बात सुने। वो फूट फूट कर रोने लगा। प्रदीप जी पास आए, चेहरा पत्थर सा, आंखें सुनी, लेकिन भीतर जैसे सारा समंदर उमड़ रहा था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आकाश तेरी माँ ने आखिरी सांस तक तेरा नाम लिया, हर पल तुझसे मिलने की आस में जीती रही, पर तू नहीं आया। आकाश ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू टपक रहे थे। बाबूजी मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। नीता का दबाव था, नौकरी का तनाव था, पर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। प्रदीप जी की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ में अब भी ठहराव था। माफ़ी? बेटा माफ़ी तो तब दी जाती है जब जख्म छोटे हो। तेरी माँ का इंतज़ार कोई जख्म नहीं था, वो तो उसकी पूरी जिंदगी थी। वो हर सांस में तेरा नाम लेती रही और तू उसके लिए व्यस्त था। कमरे में कुछ क्षणों तक सिर्फ आकाश की सिसकियाँ गूंजती रही। प्रदीप जी ने माँ के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, लक्ष्मी देखो तुम्हारा बेटा आया है, अब पछता रहा है, पर अब देर हो चुकी है। आकाश ने अपनी माँ के पैरों में माथा रख दिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा दो, पर ऐसे मत जाओ माँ। लेकिन अब जवाब देने वाली कोई नहीं थी। उस पल आकाश ने महसूस किया, पद, पैसा, शोहरत सब कुछ बेकार है अगर माँ की दुआ नहीं। उसने खुद को पहली बार सबसे गरीब महसूस किया। अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। मोहल्ले से कुछ लोग आए। कोई फुसफुसा रहा था, देखो मास्टर साहब का बेटा अफसर बना, पर माँ को शांति नहीं दे सका। यह शब्द आकाश के दिल में तीर बनकर गड़ते गए। उसने पिता की ओर देखा और कांपती आवाज़ में बोला, बाबूजी आप मेरे साथ चलिए, अब ये घर आपका है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रदीप जी ने धीरे से सिर हिलाया। अब नहीं बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी तब उसे तेरे आने की आस थी और तू नहीं आया। अब मैं कहाँ जाऊँ? उस घर का हर कोना मुझे तेरी माँ की याद दिलाएगा। मैं अब यही रहूँगा, उन लोगों के बीच जिन्हें उनके अपने भूल गए।
यही अब मेरा संसार है। आकाश ने पिता के पैर पकड़ लिए, सिसकते हुए बोला, बाबूजी एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्रदीप जी की आवाज़ काँप रही थी, पर शब्द चाकू की तरह कट रहे थे। मौका तब दिया जाता है जब वक्त बचा हो बेटा। वक्त बीत गया है और उसके साथ तेरी माँ भी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो सिर्फ तन्हाई नहीं था, पछतावे की सज़ा थी। प्रदीप जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटा तू अफसर बन गया, लेकिन आज तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास अब न माँ की दुआ है न पिता का विश्वास, और जब इंसान इन दोनों को खो देता है तो वो सबसे बड़ा अनाथ बन जाता है। आकाश वही जमीन पर बैठा रह गया, आंखों से आंसू बह रहे थे और अंदर से आवाज़ उठ रही थी, काश मैंने एक बार उस कॉल को जवाब दे दिया होता। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और कमरे में लक्ष्मी जी की अंतिम खुशबू फैल गई, वो खुशबू जो अब हमेशा पछतावे के धुएं में खुली रहेगी। उस रात के बाद आकाश की जिंदगी की रफ्तार थम गई। ऑफिस की फाइलें खुली तो भी उसमें अक्षरों के बीच बस माँ का चेहरा दिखता। सड़क पर निकलता तो हर सफ़ेद साड़ी उसे अपनी माँ की याद दिलाती। नींद तो जैसे अब शहर छोड़ गई थी। हर बार आंखें बंद होती तो वही दृश्य लौट आता, माँ बिस्तर पर, आंखें दरवाजे की ओर, ओठों पर उसका नाम, और वह कहीं दूर किसी मीटिंग में व्यस्त। वो अब खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसके पास था सब, गाड़ी, बंगला, इज्जत, पर वो सब अब राख जैसा लगने लगा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और फुसफुसाया, मैं अफसर तो बन गया पर बेटा नहीं बन पाया। नीता अब भी वही थी, अपने संसार में, अपनी सुविधाओं में। वो चाहती थी कि आकाश इस दर्द से बाहर निकले, पर उसे यह समझ नहीं आया कि कुछ जख्म कभी भरते ही नहीं, बस इंसान को बदल देते हैं। आकाश ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली। कई दिन तक वह शहर की गलियों में यूं ही भटकता रहा, उन जगहों पर जहां बचपन बीता था। वही मिठाई की दुकान, वही स्कूल की दीवार, और आखिर वही छोटा सा घर जहां उसकी माँ के हाथों की रोटी खुशबू अब भी दीवारों में बसी थी। उसने दरवाज़ा खोला, धूल का गुब्बार उठा। कमरे में वो पुरानी मेज जिस पर प्रदीप जी पढ़ाते थे, और दीवार पर लक्ष्मी जी की धुंधली तस्वीर मुस्कुराती हुई, जैसे अब भी कुछ कह रही हो, देखो बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आकाश फूट पड़ा, घुटनों के बल गिरकर रोया, माँ मैं लौट आया हूँ पर तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। उस रात उसने वही निर्णय लिया जो उसके जीवन का अर्थ बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद उस शहर के उसी पुराने मोहल्ले में एक बोर्ड लगा, सावित्री लक्ष्मी सेवा सदन, अकेले बुजुर्गों के लिए। नीचे लिखा था, जिसके पास माँ बाप नहीं उसके लिए यहाँ हमेशा जगह है। इस केंद्र को खोलने वाला कोई और नहीं, आकाश प्रताप था। उसने अपनी बची कुची बचत, अपनी पत्नी से हुई तमाम बहसों और अपनी इज्जत की परवाह किए बिना यह जगह बनाई। प्रदीप जी को उसने विनम्रता से बुलाया, बाबूजी मैं जानता हूँ मैंने सब खो दिया, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि आपकी लक्ष्मी जी का नाम अमर हो। प्रदीप जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, बेटा तू देर से सही पर लौट तो आया, यही लौटना सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा, वो हाथ जो कभी आशीर्वाद देता था आज भी वैसा ही गर्म था, बस थोड़ा कांपता हुआ। धीरे धीरे सावित्री लक्ष्मी सेवा सदन में कई बुजुर्ग आने लगे। कोई अपनी बहू के तानों से भागा था, कोई बेटे के टाइम नहीं है ऐसा शब्द सुन सुनकर थक गया था। आकाश हर सुबह उसके बीच बैठता, उनके लिए अखबार पढ़ता, कभी चाय बनाता, कभी बस उनके साथ चुपचाप बैठ जाता। हर चेहरे में उसे अपनी माँ की झलक दिखती, हर आवाज़ में उसके नाम की पुकार सुनाई देती। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी हो रहा था, प्रदीप जी बरामदे में बैठे थे और आकाश उनके पैरों के पास फर्श पर। प्रदीप जी ने कहा, बेटा अब तू अफसर नहीं इंसान बन गया है। तेरी माँ जहाँ भी है आज उसे शांति मिली होगी। आकाश के आंखों से आंसू छलक गए। बाबूजी माँ की शांति मेरी सज़ा है। मैं बस चाहता हूँ कि कोई और बेटा वो गलती न करे जो मैंने की। वृद्धाश्रम के बाहर अब हर शाम बच्चे खेलने आते और हर सुबह दीवारों पर लिखा नारा सबको पढ़ता, अफसर बनना आसान है, बेटा बनना मुश्किल। समय बीतता गया, प्रदीप जी वही रहते,
वही शांत मुस्कान के साथ आकाश ने उसका पूरा ध्यान रखा, जैसे एक बेटा नहीं, एक प्रायश्चित्त करता हुआ मनुष्य। और एक दिन जब वसंत की हवा फूलों को झुला रही थी, प्रदीप जी ने बेटे का हाथ थामा। मैं जा रहा हूँ बेटा, अब लक्ष्मी मुझे बुला रही है। तू रोना मत, क्योंकि तूने वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग करते हैं। तूने अपने पछतावे को सेवा में बदल दिया। आकाश ने आंखें बंद की और पहली बार दिल में शांति महसूस की। उसके आंसू अब दर्द के नहीं थे, वो थे कृतज्ञता के, अपनी माँ पिता के लिए और उस प्यार के लिए जो जीवन की हर गलती से ऊपर था। आज भी जब शहर की उस पुरानी गली से कोई गुजरता है, वो बोर्ड चमकता है, सावित्री लक्ष्मी सेवा सदन, और नीचे लिखा होता है, माँ बाप को छोड़ने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, जो उनका सहारा बनता है वही सच में महान होता है। यह कहानी यही सिखाती है कि सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी भी बेकार है अगर उसके नीचे माँ बाप की दुआ का आधार न हो। दोस्तों, आप कौन से शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर से लिखना। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।